भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होना अनिवार्य है। वनों के प्रकार व वितरण। भारत में पाई जाने वाली वनस्पति के अनुसार प्रमुख प्रकार के वन निम्नलिखित हैं। पहला है सदाबहार वन। ये वन देश के उन भागों में मिलते हैं जहां औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहती है। औसत वर्षा तो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान होता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तीसरा है उत्तरी पूर्वी भारत में बंगाल, असम, मेघालय और तराई प्रदेश। इस प्रकार के वनों में मुख्य रूप से रबर, महोगनी, एबोनी, लौह कास्ट, जंगली आम, ताड़ आदि वृक्ष व बांस तथा कई प्रकार की लताएं पाई जाती हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई 30 से 45 मीटर तक होती है। वृक्षों की सघनता इतनी अधिक होती है कि धरातल पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। दूसरा है पतझड़ी या मानसून वन। ऐसे वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा होती है। ये वन उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के निचले भाग, विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत, छोटा नागपुर व असम की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट के दक्षिणी भाग व पश्चिमी घाट का पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन न अधिक घने और वृक्ष न अधिक ऊंचे होते हैं। इनमें प्रमुख वृक्ष हैं साल, सागवान, नीम, चंदन, रोजबुड, आंवला, शहतूत, एबोनी, आम, शीशम, बांस आदि हैं। इनकी लकड़ी अधिक कठोर नहीं होती है, ये आसानी से काटे जा सकते हैं। इनकी लकड़ी से जलियान, फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। तीसरा है शुष्क वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होता है। इन क्षेत्रों में जल की कमी सहन करने वाले वृक्षों की बहुतायता मिलती है। इन वृक्षों की जड़ें लंबी व मोटी होती हैं। इस प्रकार के वन मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान व दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष हैं इसमें कीकर, बबूल, नीम, आम, महुआ, करील, खेजड़ी आदि हैं। वर्षा के अभाव में वृक्ष कम ऊंचे होते हैं। वृक्षों की ऊंचाई 6 से 9 मीटर होती है। इन वनों का केवल स्थानीय महत्व है। अगला है मरुस्थलीय वन। ये वन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। यहाँ पर इस नक्शा में संकेत दिए हुए हैं। ये इस तरह का जो है वो सदाबहार वन के लिए, ये मानसूनी वन के लिए, ये शुष्क वन के लिए, ये मरुस्थलीय वन, ज्वारीय वन एंड पर्वतीय वन। तो सदाबहार वन कहाँ पर हैं? यहाँ पर ये सदाबहार वन है। इसके अलावा ये सदाबहार वन है। मानसूनी वन को इस तरह से दिखाया हुआ है। ये सारा मानसूनी वन का एरिया, ये भी मानसूनी वन है। अगला है ये शुष्क वन, ये शुष्क वन है। इसी तरह से ये ज्वारीय, ये मरुस्थलीय और ये पर्वतीय, ये है पर्वतीय। यहाँ के वृक्षों में, ये हम शुष्क वन के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ के वृक्षों में पत्तियाँ कम, छोटी तथा कांटेदार होती हैं। बबूल यहाँ बहुतायत से उगते हैं। नागफनी, रामबांस, खेजड़ी, खैर, खजूर आदि यहाँ की प्रमुख वनस्पति हैं। ये वनस्पतियाँ दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती हैं। इनका केवल स्थानीय महत्व है। अगला है ज्वारीय वन। ज्वारीय वन को दलदली वन भी कहा जाता है। ये वन महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी
आदि प्रायद्वीपीय नदियों के मुहानों पर तथा गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। ज्वार भाटे के समय समुद्र का अग्रसित जल वृक्षों की जड़ों को सींचता है। ऐसे प्रदेशों में कीचड़ तथा दलदल होती है। इन वनों की सुंदरी वृक्ष गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में विशेष रूप से पाए जाते हैं। अन्य वृक्ष ताड़, नारियल, हेरोटीरिया, राइजोफोरा, सोनेरेशिया आदि हैं। इन वृक्षों की लकड़ी मुलायम होती है। अगला है पर्वतीय वन। इस प्रकार के वन दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र के महाबलेश्वर तथा मध्य प्रदेश के पचमढ़ी आदि ऊंचे भागों में 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यहाँ वृक्ष 15 से 18 मीटर ऊंचे होते हैं। वृक्ष मोटे तने वाले होते हैं जिनके नीचे सघन झाड़ियाँ मिलती हैं। वृक्षों की पत्तियाँ घनी व सदाबहार तथा टहनियों पर लताएं छाई रहती हैं। अधिक ऊंचे भागों में यूजेनिया, मिचेलिया, रोडेनड्रॉस आदि वृक्ष मिलते हैं। उत्तरी भारत में हिमालय पर्वत श्रेणियों पर भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर चौड़े पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट, 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वृक्ष जैसे देवदार, स्प्रूस, चीर इत्यादि तथा 3500 से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति जैसे सिल्वर फर, बर्च, जूनिपर। भारत में वन्यजीव। भारत में विभिन्न प्रकार के प्राणी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ प्राणियों की लगभग 75,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उनमें 350 स्तनधारी, 1313 पक्षी, 408 सरीसृप, 197 उभयचर, 2546 मछलियाँ, 50,000 कीट, 4000 मोलस्क तथा अन्य बिना रीढ़ वाले प्राणी हैं। यह विश्व का कुल 13% है। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रन तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंस, गाय, बैल, नील गाय, घोड़ा, चौसिंघा, छोटा मृग, गैजल, कुत्ते तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों में, पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग, तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि भी है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, गिद्ध, उल्लू, कौआ तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति। राजस्थान में लगभग 34,610 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10.12%
10.12% है। राजस्थान में सघन वन आवरण क्षेत्र तो 3.83% ही है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र मात्र 0.03 हेक्टेयर है, जो संपूर्ण भारत के प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.13 हेक्टेयर से काफ़ी कम है। राजस्थान में वनों के भौगोलिक वितरण में बहुत विभिन्नता है। राज्य की वनस्पतियाँ यहाँ की जलवायु, मिट्टी, भूमि की स्थिति तथा भूगर्भिक इतिहास से प्रभावित है। यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति 3 प्रकार की पाई जाती है: वन, घास व मरुस्थलीय वनस्पति। राज्य के वनों का वर्गीकरण एवं वितरण इस प्रकार है। वनों के प्रकार: धरातलीय स्वरूप, जलवायु व मिट्टियों की भिन्नता के कारण राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित प्रकार के वन मिलते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन तथा तीसरा है उपोष्ण पर्वतीय वन। पहला है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। इस प्रकार के वन पश्चिमी मरुस्थलीय शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, बीकानेर, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इन वनों में पेड़ बहुत छोटे आकार के होते हैं व छोटी झाड़ियों की अधिकता होती है। इस प्रकार के शुष्क जलवायु वाले वनों में खेजड़ी, रोहिड़ा, बैर, कैर, थोर आदि के वृक्ष व झाड़ियाँ उगते हैं। इन पेड़ों व झाड़ियों की जड़ें लंबी होती हैं तथा पत्तियाँ कंटीली होती हैं। मरुस्थलीय प्रदेश में खेजड़ी की अत्यधिक उपयोगिता के कारण इसे मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है। इन वनों में कई तरह की झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। फोग, आकड़ा, कैर, लाना, अरना, झड़बेर इस क्षेत्र की प्रमुख झाड़ियाँ हैं। इनके अतिरिक्त इस क्षेत्र में कई तरह की घास भी पाई जाती हैं। इन घासों में सेवण व धावण नामक की घास बहुत प्रसिद्ध हैं। धावण घास दुधारू पशुओं के लिए बहुत उपयोगी होती है, जबकि सेवण घास सभी पशुओं के लिए पौष्टिक होती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन, यह है दूसरे नंबर पे। इन वनों का विस्तार राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र में है। यह वन राजस्थान के 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन राजस्थान के मध्य, दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भागों में बहुतायत से पाए जाते हैं। विभिन्न तरह के वृक्षों की विविधता के कारण इन वनों के कई उप प्रकार हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला है शुष्क सागवान के वन। ये वन 250 से 450 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। इन वनों में सागवान वृक्ष बहुतायत से पाए जाने पर इन्हें यह नाम दिया गया है। इन वनों का विस्तार उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ व 12 जिलों में है। इन वनों में सागवान की मात्रा 50 से 75% के मध्य मिलती है। इनके अतिरिक्त इन वनों में तेंदू, धावड़ा, गुर्जन, गोंदल, सिरिस, हल्दू, खैर, सेमल, रीठा, बहेड़ा व इमली के वृक्ष भी पाए जाते हैं। सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन नहीं कर पाता है, अतः इन वृक्षों का विस्तार राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक है। सागवान की लकड़ी कृषि औजारों व इमारती कार्यों के लिए बहुत उपयोगी है। अगला है सालर वन। ये वन 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं। राजस्थान में इन वनों का विस्तार उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली, अजमेर, जयपुर, अलवर व सीकर जिलों में मिलता है। इन वनों के प्रमुख वृक्ष सालर, धोक, कठीरा, धावड़ हैं। सालर वृक्ष गोंद का अच्छा स्रोत है। इसकी लकड़ी पैकिंग के डिब्बे बनाने में ली जाती है। सालर वृक्षों की अधिकता के कारण इन वनों को सालर वन नाम दिया गया है। तीसरे नंबर पे है बांस के वन।
बांस की अधिकता के कारण इन्हें बांस वन नाम दिया गया है। राजस्थान के प्रचुर वर्षा वाले क्षेत्रों में इन वनों का विस्तार है। राजस्थान में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बारां, कोटा व सिरोही जिलों में इन वनों का विस्तार है। बांसवाड़ा का नाम बांसवाड़ा बांस के वृक्षों की अधिकता के कारण ही पड़ा है। बांस के वृक्षों के साथ इन वनों में धाकड़ा, सागवान, धोकड़ा आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। चौथा है धोकड़ा के वन। धोकड़ा के वन राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों को छोड़कर राजस्थान के सभी क्षेत्रों का भौगोलिक पर्यावरण इसके अनुकूल है, अतः राजस्थान में इन वनों का विस्तार सबसे अधिक है। राजस्थान में ये वन 240 से 760 मीटर की ऊंचाई के मध्य अधिक मिलते हैं। इनका विस्तार कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद व चित्तौड़गढ़ जिलों में है। राजस्थान में धोकड़ा के धोक के नाम से भी जाना जाता है। धोकड़ा को धोक के नाम से भी जाना जाता है। ये वन राज्य की प्रमुख वन संपदा में शामिल किए जाते हैं। इन वनों के धोक के साथ साथ अरुंज, खैर, खिरनी, सालर, गोंदल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। पहाड़ी तलहटी क्षेत्रों में धोक के साथ पलाश बहुतायत से मिलता है। कहीं कहीं झड़बेर, अडूसा भी मिलता है। धोक की लकड़ी बहुत मजबूत होती है। इसे जलाकर इसका कोयला बनाया जाता है। 5वें नंबर पे है पलाश के वन। ये वन उन क्षेत्रों में फैले हैं जहाँ धरातल कठोर व पथरीला है। पहाड़ियों के मध्य जल पठारी धरातल है, वहाँ यह बहुतायत में पाए जाते हैं। ऐसे मैदानी क्षेत्र जो कंकरीले हैं व जहाँ मिट्टी अपेक्षाकृत कम है, वहाँ भी ये वन मिलते हैं। इनका फैलाव अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली, राजसमंद व चित्तौड़गढ़ में है। अगला है खैर के वन। इन वनों का फैलाव राजस्थान के दक्षिणी पठारी भाग में है। इसके अंतर्गत झालावाड़, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़ व सवाई माधोपुर जिलों के क्षेत्र शामिल हैं। इन वनों में खैर के साथ बेर, धोकड़ा व अरुंज के वृक्ष भी मिलते हैं। 7वां है बबूल के वन। बबूल के वन, ये वन गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जालौर, अलवर, भरतपुर आदि जिलों में मिलते हैं। जिन क्षेत्रों में धरातल में नमी कम है, वहाँ इनके वृक्षों की मात्रा कम है। अधिक नमी वाले क्षेत्रों में इनकी सघनता बढ़ जाती है। इन वनों में बबूल के साथ साथ नीम, हिंगोटा, अरुंज, कैर व झड़बेर के वृक्ष भी मिलते हैं। अगला है मिश्रित पर्णपाती। ये वन राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा व बारां जिलों में इनका विस्तार अधिक है। इन वनों में किसी एक वृक्ष की प्रधानता नहीं है। इनमें सभी तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष आंवला, शीशम, सालर, तेंदू, अमलताश, रोहन, करंज, गूलर, जामुन, अर्जुन आदि हैं। उपोष्ण पर्वतीय वन। इस प्रकार के वन केवल आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनस्पति होती है। यहाँ वृक्षों की सघनता अधिक है, अतः साल भर हरियाली बनी रहती है। इन वनों में आम, बांस, नीम, सागवान आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के आधे प्रतिशत से भी कम भाग पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। वन नीति एवं संरक्षण। वन जीवन का आधार है। वनों की अनियंत्रित कटाई से हमारे देश की जलवायु व स्थलाकृति पर अनेक प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं, जैसे मिट्टी अपरदन, मरुस्थल का प्रसार, बाढ़ों का आना, बंजर भूमि का बढ़ना, जलवायु की विषमता, सूखा, भूमिगत जलस्तर में गिरावट, वन्य जीवों की कमी तथा पर्यावरण प्रदूषण आदि। भारत में सबसे पहली वन नीति 1894 में अपनाई गई थी। स्वतंत्रता के बाद 31 मई 1954 को
घोषित नई वन नीति के अनुसार भूमि के 33% भाग पर वन होने चाहिए। हमारे देश में 1988 में नवीन वन नीति घोषित की गई। उसके 3 लक्ष्य बताए गए: पर्यावरण स्थिरता, वनस्पति व जीव जंतुओं जैसे प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखना तथा जन सामान्यता की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति। वनों के महत्व को देखते हुए हमारे राजस्थान में सरकार द्वारा वन विकास के लिए सामाजिक वानिकी, अरावली वृक्षारोपण व वन संरक्षण कार्यक्रम पर विभिन्न प्रकार के वानिकी पुरस्कार दिए जाते हैं। ये हैं वानिकी पंडित पुरस्कार, वृक्ष मित्र पुरस्कार आदि। वन्य जीव संरक्षण। वनों की बड़े पैमाने पर कटाई से वन्य जीव कम होते जा रहे हैं। जो बचे हुए हैं उनके लिए प्राकृतिक आवास व भोजन की समस्या बनी हुई है। इनका संरक्षण आवश्यक है। वन्य जीवों के प्रति प्रेम भारतीय संस्कृति का अंग रहा है। भारत के सम्राट अशोक महान के शिलालेखों में वन्य जीवों के शिकार पर अंकुश व संरक्षण के बारे में विवरण मिलता है। वन्य जीवों को बचाए रखने हेतु निम्न उपाय किए जाने चाहिए: शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध, प्राकृतिक आवास की उपलब्धता, वन्य जीव संरक्षण कानून बनाना एवं उनका कठोरतापूर्वक क्रियान्वयन, राष्ट्रीय उद्यानों व वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना एवं सुदृढ़ प्रबंधन, जन चेतना का प्रसार एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करना, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र। हमारे देश में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु 15 जीव मंडल निकाय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। ये हैं नंदा देवी, सुंदरबन, मानस, नोकरेक, मन्नार खाड़ी, नीलगिरी, सिमलीपाल, नामदफा, थार का रेगिस्तान, उत्तराखंड, कच्छ का छोटा रण, कान्हा, उत्तरी अंडमान, बृहद निकोबार व काजीरंगा। राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य। भारत में वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने हेतु अब तक 565 वन्य जीव अभयारण्यों तथा 89 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है। देश के 2 राष्ट्रीय उद्यानों काजीरंगा असम तथा कैवलादेव राजस्थान को प्रथम बार विश्व विरासत स्थल बनाया गया है। देश के प्रमुख महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, कान्हा मध्य प्रदेश में, काजीरंगा असम में, बांदीपुर कर्नाटक में, पलामू बिहार में, दाचीगाम जम्मू कश्मीर में, सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में, शांत घाटी केरल, नंदनकानन उड़ीसा, केवलादेव राजस्थान में, काइबुल लमजाओ मणिपुर में, अन्नामलाई तमिलनाडु आदि। विभिन्न संकटापन्न वन्य जीवों जैसे बाघ, चीता, हाथी, गिर, सिंह, घड़ियाल, गेंडा, कस्तूरी मृग आदि हेतु विशेष परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। राजस्थान के वन्य जीव एवं अभयारण्य। प्राकृतिक आवास में रहने वाले जीव जंतुओं को वन्य जीव कहते हैं। हमारे राज्य में मुख्यतः बाघ, बघेरे, चीतल, सांभर, चिंकारा, काला हिरन, भेड़िया, रीछ, लोमड़ी आदि वन्यजीव मिलते हैं। यहाँ का राज्य पशु चिंकारा है। राज्य में 22 वन्यजीव अभयारण्य हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर तथा कैवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, सरिस्का अभयारण्य अलवर, मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य कोटा को राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित किया गया है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान व सरिस्का अभयारण्य बाघ संरक्षण के लिए है। कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत सूची में शामिल है। यह साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध रहा है। अब यहाँ पर इनका आना बहुत कम हो गया है। राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर वन्य जीवों के साथ ही जीवाश्म फॉसिल्स के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आकल क्षेत्र के विशाल जीवाश्म पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। कुर्जा राज्य के लोक साहित्य का चर्चित प्रवासी पक्षी है।
इनका महत्वपूर्ण केंद्र खींचन जोधपुर है। राज्य में 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। राज्य का जैविक उद्यान नाहरगढ़ जयपुर में है। राजस्थान का राज्य पक्षी गौड़ावन है, जो कि इसके मूल प्राकृतिक वास स्थान पश्चिमी राजस्थान में भी दुर्लभ है। घड़ियालों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य है। राज्य के प्रमुख अभयारण्य तालछापर चूरू, रामगढ़ विषधारी बूंदी, कुंभलगढ़ व सज्जनगढ़ उदयपुर, माउंट आबू सिरोही, कैला देवी करौली, सीता माता व भैंसौड़गढ़ चित्तौड़, बंदवारेठा भरतपुर, टाड़गढ़ रावली अजमेर, जंबा रामगढ़ जयपुर, रामसागर धौलपुर आदि हैं। अगला है खेजड़ली बलिदान। राजस्थान का खेजड़ली बलिदान पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। खेजड़ी वृक्ष थार का कल्प वृक्ष है। 28 अगस्त 1730 में जोधपुर के महाराजा ने ग्राम खेजड़ली में खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश दिया, लेकिन वहां के निवासियों द्वारा इसका विरोध किया गया। इसका नेतृत्व अमृता देवी ने किया। उसने पेड़ काटने वालों को ललकार कर कहा, जो सिर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान। इतना कहकर वह पेड़ से चिपक गई तथा खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। खेजड़ली बलिदान में कुल 363 व्यक्ति, 294 पुरुष तथा 69 स्त्री बलिदान हुए। इसलिए 21 सितंबर को भारत में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेजड़ली गांव में उन अमर बलिदानियों का स्मारक बना हुआ है, जहां प्रतिवर्ष वृक्ष शहीद मेला लगता है। उनकी स्मृति बनाए रखने के लिए जोधपुर में अमृता देवी कृष्ण मृग अभयारण्य विकसित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण व चेतना के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अमृता देवी जैव विविधता का संरक्षण, किसी प्राकृतिक प्रदेश में मिलने वाले पालतू व जंगली जीव जंतुओं तथा वनस्पति की विभिन्नता की बहुलता को जैव विविधता कहा जाता है। हमारा देश जैव विविधता की दृष्टि से एक समृद्ध देश है। विश्व में मिलने वाले कुल 15 लाख जैव विविधताओं में से 40% भारत में पाई जाती है। भारत में अभी तक लगभग 81,000 जीव जंतु तथा 45,000 वनस्पति की प्रजातियों को पहचाना जा चुका है। आर्थिक दृष्टि से जीव जंतु व वनस्पतियां बहुत उपयोगी हैं। प्रकृति के निर्माण व उसको बनाए रखने में जैव विविधता की अहम भूमिका रहती है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संगठन IUCN बना हुआ है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इस दिशा में विश्व प्रकृति निधि WWF द्वारा भी कार्य किया जा रहा है। देश में जैव विविधता संरक्षण हेतु विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना तथा बाघ परियोजनाएं आदि चल रही हैं। इस हेतु देश के कुछ शोध संस्थान भी कार्य कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख हैं भारतीय वन अनुसंधान देहरादून, भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता, पारिस्थितिकीय अनुसंधान संस्थान बेंगलोर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर आदि। पर्यावरणीय चेतना। भारतीय ऋषियों ने संपूर्ण प्राकृतिक शक्तियों को ही देवता स्वरूप माना है। सूर्य, जल, वनस्पति, वायु व आकाश को शरीर का आधार बताया गया है। अथर्ववेद का भूमि सूक्त पर्यावरण चेतना का प्रथम लिखित दस्तावेज है। ऋग्वेद में जल की शुद्धता, यजुर्वेद में सभी प्रकृति तत्वों को देवताओं के समान आदर देने की बात कही गई है। वैदिक उपासना के शांति पाठ में भी अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, वनस्पति, आकाश आदि सभी में शांति एवं श्रेष्ठता की प्रार्थना करी गई है। वेदों में ही एक वृक्ष लगाने का पुण्य 100 पुत्रों के पालन समान माना गया है। हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में पृथ्वी को ही माता मानकर उसे पूजनीय माना गया है। हमारी संस्कृति को अरण्य संस्कृति भी कहा जाता है। इसके पीछे भाव यही है कि वन तथा हरे भरे वृक्षों में सदैव यहाँ का पर्यावरण समृद्ध रहा है।
महाभारत एवं रामायण में वृक्षों के प्रति अगाध श्रद्धा बताई गई है। विष्णु धर्मसूत्र, स्कंद पुराण तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में वृक्षों के काटने को अपराध बताया गया है तथा वृक्ष काटने वाले के लिए दंड का विधान बताया गया है। पर्यावरण की हमारी वैदिक परंपरा रही है कि प्रत्येक मनुष्य पर्यावरण में ही पैदा होता है, पर्यावरण में ही वह जीता है और पर्यावरण में ही वह लीन हो जाता है। वर्तमान में पर्यावरण चेतना के प्रति जागरूकता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित हो जाने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसको रोकने के लिए पर्यावरण प्रबंधन व पर्यावरण शिक्षा का प्रसार जरूरी है। हमारे देश में खेजड़ली आंदोलन, चिपको आंदोलन, अप्पिको आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन व नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण चेतना के प्रति जागरूकता के ही परिचायक हैं। राजस्थान में बिश्नोई समाज के 29 सूत्र पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण नियम हैं। भारत की मृदा। प्रत्येक देश के आर्थिक जीवन में मिट्टी का बहुत महत्व होता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में तो इसका महत्व और भी अधिक है, क्योंकि हमारे देश में 70% से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही आधारित हैं। मृदा भूमि की वह परत है जो चट्टानों के विखंडन, विघटन और जीवांशों के सड़ने गलने से मिलकर बनती है। इसमें पेड़ पौधों को उगाने की क्षमता होती है। इसके निर्माण व गुण चट्टानों, जलवायु, वनस्पति और समय पर निर्भर करता है। रचना विधि के अनुसार मिट्टी के 2 प्रकार हैं, स्थानीय और विस्थापित। ऋतु क्रिया के प्रभाव से विखंडित चट्टानें जब अपने मूल स्थान से नहीं हटती या बहुत कम हटती हैं, तो इस प्रकार से निर्मित मिट्टी को स्थानीय मिट्टी कहा जाता है। दक्षिण भारत के पठारों पर ऐसी मिट्टी मिलती है। ऐसी मिट्टी जिन चट्टानों से बनती है, उनके गुण उसमें विद्यमान रहते हैं। यही कारण है कि वहाँ की रवेदार परिवर्तित चट्टानों से निर्मित मिट्टी कंकरीली, मोटे कणों वाली, लाल रंग की और अनुपजाऊ होती है। जहाँ लावा के विघटन से मिट्टी का निर्माण हुआ है, वहाँ मिट्टी काली और उपजाऊ होती है। ये मैप दिया हुआ है मृदा संसाधन, जिसमें कांप मृदा ये है, काली मृदा यहाँ पर है, लाल मृदा ये है, लैटेराइट मृदा, बलुई मृदा और पर्वतीय मृदा। नदी, हिमनद, पवन आदि के प्रभाव से विखंडित चट्टानों से बनी मिट्टी जब अपने मूल स्थान से हटकर दूर चली जाती है, तो इस तरह से निर्मित मिट्टी को विस्थापित मिट्टी कहा जाता है। भारत में मध्यवर्ती मैदानों और तटीय मैदानों की मिट्टियाँ इसी प्रकार की हैं। ये मिट्टियाँ बहुत ही उपजाऊ होती हैं। मिट्टी की रचना व गुणों के आधार पर भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है। कांप मृदा। पहला है कांप मृदा। भारत के विशाल मैदान व तटीय मैदान कांप मिट्टी से बने हैं। यह कांप मिट्टी नदियों द्वारा लाकर जमा की गई है। यह मिट्टी लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है पुरातन कांप मृदा। नदियों के बाढ़ क्षेत्रों से ऊंचे भागों में जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, पुरातन कांप मिट्टी पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों को बांगर के नाम से भी पुकारा जाता है। इनमें गहन खेती करके वर्ष में 2 फसलें उत्पन्न की जाती हैं। इनमें सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। ब है नूतन कांप मृदा। जहाँ तक नदियों के बाढ़ का पानी पहुँच पाता है, वहाँ तक नूतन कांप मिट्टी पाई जाती है। इसे नूतन कांप इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी की नई परत जमा होती रहती है। नूतन जलोढ़ वाले क्षेत्र को खादर कहते हैं। खादर क्षेत्र की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नूतनतम कांप मृदा। यह मिट्टी गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा प्रदेश में पाई जाती है। इसमें चूना, मैग्नीशियम, पोटाश, फास्फोरस तथा जीवांश की अधिकता होती है, जिससे कृषि के लिए यह मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। यह मिट्टी तटीय मैदानों में भी मिलती है।
इस मिट्टी के क्षेत्र सामान्यतः समतल होते हैं जिन पर नहरें निकालना, कुएं खोदना तथा खेती करना सुगम होता है। इसमें नमी अधिक समय तक रहती है। यह बारीक कण वाली भूरी मिट्टी होती है जिसमें फसलों का उगना तथा पौधों द्वारा सरलता से खुराक प्राप्त करना संभव होता है। इनमें वानस्पतिक अंश ह्यूमस अधिक मिलता है क्योंकि नदियों के जल से अनेक वस्तुएं सड़कर मिट्टी में मिल जाती हैं। प्रतिवर्ष मिट्टी की नई परत बिछ जाने के कारण इस मिट्टी का प्राकृतिक रूप से नवीनीकरण होता रहता है, अतः खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्थानांतरित मिट्टियाँ होने के कारण उपजाऊ होती हैं। दूसरा है काली या लावा मृदा। यह मिट्टी दक्षिणी भारत के लावा प्रदेश में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग व कर्नाटक के उत्तरी भाग, गुजरात व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। इस मिट्टी की विशेषता यह है कि इसमें आर्द्रता बनाए रखने की अपूर्व क्षमता होती है। उन स्थानों की मिट्टियाँ ह्यूमस व जीवांशों की अधिकता के कारण उपजाऊ हैं और लावा निर्मित होने के कारण इसमें लोहा और एल्यूमीनियम खनिजों का अंश अधिक है। पोटाश और चूने का अंश अधिक होता है किंतु फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इसकी उर्वरा शक्ति अधिक है और कपास की कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है, इसलिए इसे कपास की काली मिट्टी की संज्ञा दी जाती है। इस मिट्टी को रेगर भी कहते हैं। इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है और खाद का उपयोग भी कम ही करना पड़ता है। सूखने पर यह मिट्टी कड़ी हो जाती है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में इसकी परतें 7 मीटर तक गहरी मिलती हैं। इसमें अब मूंगफली व गन्ने की खेती भी की जाने लगी है और सिंचाई की सुविधा के परिणाम स्वरूप उपज में अत्यधिक वृद्धि हुई है। तीसरा है लाल मृदा। इस मिट्टी की विशेषता यह है कि यह छिद्रदार होती है। इसमें आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए इससे सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यह उपजाऊ नहीं होती है। खाद के उपयोग से इसकी उत्पादकता बढ़ाई जाती है। इसका रंग भूरा और लाल होता है क्योंकि इसमें लोहे के अंश अधिक रहता है। इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जीवांश की कमी रहती है। चूने का अंश भी कम रहता है। इसकी परत पतली होती है। केवल नदी घाटियों में इसकी गहराई अधिक मिलती है। इस मिट्टी में बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह मिट्टी छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में मुख्य रूप से मिलती है। अगला है लैटेराइट मृदा। यह पकी ईंट जैसे लाल रंग की मिट्टी होती है जिसमें कंकड़ों की प्रधानता रहती है। यह पुरानी चट्टानों के विखंडन से बनी होती है। इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक रहती है किंतु चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश और जीवांश की कमी रहती है। यह उन भागों में मिलती है जहां अधिक वर्षा होती है, साथ ही तापमान भी अधिक रहता है। अधिक वर्षा के कारण सिलिका, रासायनिक लवण और बारीक उपजाऊ कण बह जाते हैं। इस मिट्टी के क्षेत्र ऊसर हैं। सूखने पर यह मिट्टी पत्थर की तरह कड़ी हो जाती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी घाट क्षेत्र में मिलती है। पूर्वी घाट के किनारे से राजमहल पहाड़ी और पश्चिमी बंगाल होते हुए असम तक इसकी सकड़ी पट्टी पाई जाती है। इस पर चाय की खेती खूब होती है। इस मिट्टी में कहीं कहीं वृक्ष भी उगते हैं जिनसे इमारती लकड़ी प्राप्त की जाती है। अगला है बलुई मृदा। यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र व कच्छ की मरुभूमि में मिलती है। इसमें क्षारीय तत्वों की अधिकता होती है किंतु नाइट्रोजन, ह्यूमस आदि तत्वों की कमी रहती है। शुष्क व रंध्रमय होने के कारण पवनों के द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाने पर यह मिट्टी काफ़ी उत्पादक सिद्ध होती है। हनुमानगढ़, गंगानगर व बीकानेर में कृषि की समृद्धि इसकी पुष्टि करती है। इसी से प्रेरणा लेकर इंदिरा गांधी नहर योजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। यह नहर जैसलमेर के निकट मोहनगढ़ से आगे तक पहुंच गई है। इसके पूर्ण हो जाने पर थार का मरुस्थल लहलहाने लगेगा। पर्वतीय मृदा। यह मिट्टी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है। अपरिपक्व होने के कारण
यह मिट्टी मोटे कणों वाली व कंकड़ पत्थर युक्त होती है, अतः इसे अपरिपक्व मिट्टी कहा जाता है। इसकी ह्यूमस व चूने के तत्व कम होते हैं। यह मिट्टी अम्लीय होती है। कुछ स्थानों पर इसकी परत मोटी होती है। उन स्थानों पर चाय व आलू की कृषि की जाती है। बारीक कणों वाली मिट्टी में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर चावल की कृषि की जाती है। कहीं कहीं उपजाऊ मिट्टी वाले ढालों पर चारागाह पाए जाते हैं। राजस्थान की मृदा प्रकृति प्रदत्त उपहारों से में मिट्टी का स्थान सर्वोपरि है। यह कृषक की अमूल्य संपदा है। इस पर संपूर्ण कृषि उत्पादन निर्भर करता है। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है तथा यहाँ के लोगों का कृषि के साथ साथ पूरक व्यवसाय पशुपालन है, अतः मिट्टियों का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण में विद्यमान विविधता मिट्टी के विविध प्रकारों को जन्म देती है। मिट्टी के निर्माण पर उच्चावच जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, समय आदि कारकों का प्रभाव पड़ता है। पैतृक पदार्थ, जल, वायु व ह्यूमस मिट्टी के 4 मुख्य घटक हैं जो इसमें पाए जाते हैं। मिट्टी ठोस, द्रव व गैसीय पदार्थों का मिश्रण है जो चट्टानों के अपक्षय, जलवायु, पौधों व अनंत जीवाणुओं के बीच होने वाली अंतःक्रिया का परिणाम है। मृदा के प्रकार। राजस्थान की मिट्टियों को रंग, गठन और उपजाऊपन के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। पहला है मरुस्थलीय मिट्टी। यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर आदि जिलों के अधिकांश क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। अधिक तापांतर व भौतिक अपक्षय इस मिट्टी के प्रमुख निर्माणक तत्व हैं। इसका निर्माण प्रधानतः भौतिक अपक्षय द्वारा होता है। यह मृदा पवनों के द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। इसमें उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम व लवणता अधिक पाई जाती है। इसमें जल धारण क्षमता कम पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी। इस प्रकार की मृदा सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर व भीलवाड़ा जिलों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। इस मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की कमी होती है। यह मिट्टी ग्रेनाइट, शिस्ट व नीस चट्टानों के विखंडन से निर्मित है। इसमें चूना व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। लौह अंश के कारण इस मिट्टी का रंग लाल व पीला होता है। यह मिट्टी मूंगफली व कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। अगला है लैटेराइट मिट्टी। यह डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य व दक्षिणी भागों एवं दक्षिणी राजसमंद जिले में मिलती है। यह प्राचीन स्फटिकीय व कायांतरित चट्टानों से निर्मित है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस आदि की कमी पाई जाती है। लौह तत्व की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। इस मिट्टी में मक्का, चावल व गन्ने की खेती की जाती है। अगला है मिश्रित लाल व काली मिट्टी। यह मिट्टी बांसवाड़ा, पूर्वी उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिलों में मिलती है। इसमें चूना, नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी पाई जाती है पर पोटाश पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में चीका की अधिकता पाई जाती है। यह उपजाऊ मिट्टी है। इसमें कपास, गन्ना, मक्का आदि की खेती की जाती है। अगला है काली मिट्टी। यह मिट्टी राज्य के दक्षिणी पूर्वी जिलों कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ में मिलती है। यह चीका प्रधान दोमट मिट्टी है। इस मिट्टी में कैल्शियम व पोटाश पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है पर नाइट्रोजन की कमी मिलती है। यह उपजाऊ मिट्टी है जिसमें व्यापारिक फसलों, गन्ना, धनिया, चावल व सोयाबीन की अच्छी पैदावार होती है। अगला है कछारी मिट्टी। यह राज्य के उत्तरी व पूर्वी जिलों गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर व टोंक में मिलती है। यह हल्के भूरे लाल रंग की होती है। यह गठन में रेतीली दोमट प्रकार की होती है। यह मिट्टी उपजाऊ होती है। इसमें चूना, फास्फोरस, पोटाश व लौह अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं पर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी गेहूं, सरसों, कपास व तंबाकू के लिए बहुत उपयोगी है। अगला है महत्वपूर्ण बिंदु। भारत में प्राकृतिक वनस्पति के 3 मुख्य भाग हैं, वन, घास, झाड़ियाँ। दूसरा, भारत के वनों को सदाबहार वन, मानसून वन, शुष्क कंटीले वन, मरुस्थलीय वन, ज्वारीय व पर्वतीय वनों में बांटा जाता है। किसी प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली जीव जंतुओं व वनस्पतियों की विभिन्नता की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं।
चट्टानों के विखंडन व विघटन तथा जीवावशेषों के सड़े गले अंश से मृदा का निर्माण होता है। काली मृदा, रेगर मृदा कपास, मूंगफली, गन्ने आदि की कृषि के लिए उपयोगी है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत सूची में शामिल है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा व राज्य पक्षी गोडावन है। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक था प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदाएं। तो वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।